हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में बताते हैं कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री का बादशाह किसे कहा जाता है, यानी कि मेडावल हिस्ट्री का। ये देखिएगा, ये जनाब कौन है? कोई पहचान के बता सकता है? कैन यू टेल मी? इनका नाम है बाबर। ये फाउंडर हैं मुगल वंश के। इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगर इनकी बात करें, यह है इब्राहिम लोदी। आप लोग सभी जानते हैं कि जिस समय पे दिल्ली में लोदी वंश का स्थापना थी, उसी टाइम पे बाबर ने भारत में आक्रमण किया था। बाबर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि बाबर ने सबसे पहले तोप और बारूद का प्रयोग कहाँ किया था, बाबर ने सबसे पहले आक्रमण कब किया, कहाँ किया था, और बाबर ने जिस तरह से मुगल वंश की एम्पायर की वो की नींव रखी थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्चुअली आप लोगों की एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाबर बहुत शक्तिशाली था, या फिर बाबर बहुत ही मतलब एक कुरुक शासक के माध्यम से जाना जाता है भारत में बाबर को। और किस रीजन की वजह से जाना जाता है? देखिए, जिस आदमी के पास में रिसोर्स की कमी होती है वो कुछ भी कर सकता है। जिसके जीवन का एक लक्ष्य होता है वो कुछ भी कर सकता है। बाबर ने बचपन से ही 12 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद में इन्होंने इधर उधर ठोकरें खाना स्टार्ट की। प्लस में इनके खुद के मामा ने इनके राज्य को हड़पने की कोशिश की। फिर उसके बाद में खुद के चाचा ने इसके ने आक्रमण किया इसके ऊपर। तो इसने दर बदर की ठोकर खाते 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 फिर एक ये कुशल सेना नायक के रूप में उभर के आया। इसे बेस्ट कमांडर बोलते हैं सेना के लिए। सेना का नेतृत्व इतनी अच्छी तरीके से करता था कि उसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि सेना का नेतृत्व और सेना का मोटिवेशन, दो चीज इस तरह से ब्रेन वॉश कर लिया करता था कि जब इसे दिखता था कि हम लोग नहीं जीतने वाले हैं, तो जिहाद का नारा दे दिया जा करता है। जिहाद का मतलब ये अल्लाह का युद्ध है। अब हमारा युद्ध नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई भी काम बड़ा होता है तो ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देखेंगे, भगवान श्री राम देखेंगे, वही मंदिर बनवाएंगे। तो उसी तरह से सैनिकों का ब्रेन वॉश करके और फिर बोल दिया करता था जिहाद का नारा था। उसका एग्जाम्पल आप छोटा सा इससे लगा सकते हैं। इब्राहिम लोदी पे जब इस आक्रमण किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी के पास में 1 लाख सैनिक बल था। 1 लाख। और इसके पास में करीबन 10K से लेकर 12K के आसपास, यानी कि 10,000 से लेकर 12,000 तक। इस तरह से जिसने गोला बारूदों का प्रयोग किया और प्लस में जिस प्रकार से सेना का कुशल नेतृत्व किया, उसी का रीजन था कि इब्राहिम लोदी को ये मार पाया या हरा पाया। ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि बाबर खुद नहीं आया था, बाबर को बुलाया गया था किसके थ्रू? इधर ये हैं आप लोगों के राणा सांगा, और फिर उसके बाद में और एक इनके चचेरे भाई थे, और एक इनके खुद के चाचा थे। इन लोगों ने इसको आमंत्रित भेजा था कि आइए आप दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, आपको छोटी मोटी लूट से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अगर बड़ा माल चाहिए, बड़ी संपत्ति चाहिए, तो आप इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कीजिए। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के आगे इनकी कभी चली नहीं उस चीज़ को लेके। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी? बताइएगा। पहला है शाह आलम और फर्रुखसियर, दूसरा है बाबर एंड जहांगीर, तीसरा है जहांगीर एंड शाहजहां, और चौथा है अकबर एंड औरंगजेब। बताइएगा किसने लिखी अपनी खुद की आत्मकथा, यानी कि खुद के बारे में लिखना। आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर ये हो नहीं सकता। जहांगीर और शाहजहां ने अपनी कोई आत्मकथा लिखी नहीं थी। शाह आलम और फारूकसियर तो वैसे ही कुछ काम के नहीं थे। अब उसके बाद में बात करते हैं बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा ली थी। बाबर ने क्या लिखी थी? बाबरनामा। और जहांगीर ने तुझे ए जहांगीर।
तुझे के जहांगीरी, ठीक है ना। इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अच्छा, अब उसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं कि इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी तो फिर ये लोग कौन थे। देखिए कि बाबर जो था वो मुगल वंश का फाउंडर था, ठीक है। बाबर जो था वो मुगल वंश का फाउंडर था, इसका जो पुत्र था हुमायूं था, ठीक है। बहुत ही अयोग्य शासक था, प्लस में अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा भरोसा रखा करता था। अब उसके बाद में फिर इनकी बात करें कि जहांगीर कौन था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, ये इनके पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्र हुआ करते थे, ठीक है ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पुत्र हुआ करते थे। जैसे हुमायूं के बाद में आया था अकबर, ठीक है। उसी प्रकार से फिर उसके बाद में इनका सीक्वेंस आता गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउज 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। आप लोग बताइएगा, सन 1739 में तख्त ए ताउस, जिसे सोने का सिंहासन भी कहा जाता था, सोने का सिंहासन, जिसे आराम के लिए बनवाया गया था, और वो दिल्ली के लाल किले में था। जी बताइएगा कौन लेके गया। नंबर फर्स्ट में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेके गई थी। ये वही तख्त ए ताउस है, सोने का सिंहासन है, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और आज के समय में भी आज के समय में भी कोहिनूर हीरे को मांगने की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो और कई देशों की तरफ से हो। जहाँ जहाँ कोहिनूर हीरा घुमा गया था, वहाँ वहाँ के लोग उस पर अपना अधिकार मानते हैं। हम लोग अधिकार कैसे मानते हैं, हम लोग अपना अधिकार इस तरह से मानते हैं कि बाबर का जो पुत्र था उसने एक शासक विक्रमादित्य, बाबर का जो पुत्र कौन था, हुमायूं ने विक्रमादित्य के परिवारजनों से इस कोहिनूर हीरे को लिया था और अपने पिताजी को बाबर को गिफ्ट किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमको पता चला कि ये विक्रमादित्य के गया था, तो ये भारत के ही शासक था, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य से सब किसने छीना था, हुमायूं ने किसको गिफ्ट किया, बाबर को। बाबर के बाद में फिर उसके बाद में बाबर से पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचा था, ये शाहजहां के हाथों में तक पहुंचा था। शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने इसको तख्ते ताउस यानी कि सोने के सिंहासन में एक बढ़वा दिया। अभी फिलहाल में कोहिनूर हीरा कहाँ है, अभी फिलहाल में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ द्वितीय की जो क्राउन है, जो वो मुकुट पहनती है, उस मुकुट में उसके 2 टुकड़े हैं, और उसका एक टुकड़ा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है ना। उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा विवाद चलता है कभी कभी कि समय समय पर उसकी मांग उठती रहती है कि आप हमारा वापस करो, लेकिन वो लोग ऐसे हैं नहीं, गोरे लोग तो किसी का वापस कर भी नहीं सकते। वो इतना सारा लूट के ले गए, आज तक कुछ दिया ही नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। ये उसका इतिहास है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर ने अंतिम बैटल कहाँ लड़ा था, बताइएगा। बाबर ने अंतिम बैटल कहाँ लड़ा था, उसके रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि आपने ये बताओ मुझे। बाबर की जो मृत्यु हुई थी, जो आगरा में हुई थी, ठीक है ना। लाहौर में नहीं हुई थी, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकती, काबुल में भी नहीं हुई थी, आगरा में हुई थी, ठीक है ना। अब बाबर की मृत्यु के पीछे थोड़ा सा संदेश है, ठीक है ना। संदेह कैसे है कि बाबर की जो पुत्री थी जिसने हुमायूंनामा लिखा था, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, यानी कि उसके पुत्र की बायोग्राफी लिखी थी, हुमायूंनामा। किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। उस हुमायूंनामा में एक जिक्र किया गया है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर देके मारा था, लेकिन इसके कोई साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं।
लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि बाबर बहुत ज़्यादा मतलब घायल हो गया था बैटल में, और कुछ लोग बताते हैं कि बाबर बहुत ज़्यादा बीमार था, उसकी वजह से बाबर की मृत्यु हो गई। 1526 में बाबर की एंट्री होती है, 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। यानी कि 4 साल वो भारत में रहा था, और जो भी भारत पर आक्रमण करेगा, चाहे वो अलेक्जेंडर हो चाहे वो बाबर हो, वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। अलेक्जेंडर भी वापस नहीं जा पाया था, रास्ते में बेबीलोन शहर में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा थे। भाई साहब जी बहुत बढ़िया, इसको आप कैंसिल कर दो, रुद्रदेव नहीं थे। इसको भी, उदय सिंह को भी आप कैंसिल कर दो, ये भी नहीं थे। राणा प्रताप सिंह को भी ये कैंसिल कर दो। राणा सांगा। खानवा का युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था कि खानवा का युद्ध हुआ था? जिस टाइम पर बाबर फरगना से चला था और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, इंडिया की तरफ आ रहा जा रहा था, तो एक संदेश भेजा गया था बाबर के पास में। एक इब्राहिम लोदी के एक रिलेटिव थे, उन्होंने भेजा था। दूसरा राणा सांगा ने, एक और कैंडिडेट था। 3 लोगों ने उसके लिए आमंत्रित भेजा, यानी कि निमंत्रण भेजा कि बाबर आप आइएगा और यहाँ पे आके इंडिया में आके आप इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कीजिए, और इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करके आपको वो जो चीज़ लूटने के लिए मिलेगी वो कहीं और, कहीं भी किसी भी शासक के पास में नहीं मिलेगी। इतना धन दौलत और संपन्न था इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा एक तरह से बोला जाए तो। लोदी वंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम राजा। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही उसके पास में निमंत्रण पहुंचता है बाबर के पास में, तो बाबर वहां से बोलता है चलो ठीक है, हमें तो वैसे भी कहीं ना कहीं बसेरा चाहिए। लेकिन जिस टाइम पे एक निमंत्रण भेजा गया था, तब तक सभी को अंदाजा था कि बाबर सिर्फ एक आक्रमणकारी है, वो दिल्ली पे आएगा, इब्राहिम लोदी को परास्त करेगा, खत्म करेगा और अपने लूटपाट करके चला जाएगा। और तब उसके बाद में राणा सांगा, तुम्हें पता है राजस्थान, और जो थे वो लाहौर और उधर से इख्तेदार थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे दिल्ली की गद्दी खाली होगी, हम लोग यहाँ से अपना राजस्थान से एरिया बढ़ा के और दिल्ली तक पूरा कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बाबर के आने की खबर मिली राणा सांगा को कि बाबर आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं, यहाँ मुगल सल्तनत की प्रचार प्रसार और एक तरह से व्याख्या करने के लिए आ रहा है, कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो राणा सांगा ने ऐन वक्त पे मदद करने से इनकार कर दिया। इन सभी ने प्रॉमिस किया था बाबर को कि आप आइए, हम तुम्हारी इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने में मदद करेंगे। क्यों बाबर को जरूरत थी? क्योंकि आपको पता है बाबर की सेना 12,000 के आसपास थी और इब्राहिम लोदी का सैन्य बल ही 1 लाख था। इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा शासक था अपने आप में, लोदी वंश का, तो इस वजह से इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इन 3 लोगों ने सपोर्ट किया था। तो एक तो आलम खान लोदी थे, और एक ये राणा सांगा था, एक और थे। 3 कैंडिडेट ने जब आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा, आमंत्रित किया, तो बाबर आया। बाबर ने आके फिर इस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने जिस टाइम पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे एक जगह थी, कौन सी? पानीपत। टाइम था 21 अप्रैल 1526। इधर साइड में ये यमुना जी का बहाव है, और इधर साइड में बाबर ने यहाँ पर खुदवा दी थी एक खाई। यहाँ से इब्राहिम लोदी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ 2 गाड़ियाँ थीं, उनके बीच में यहाँ पे तोपों का नेतृत्व था। फिर यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थीं, एक गाड़ी थी, फिर उसके यहाँ बीच में तोपों का नेतृत्व कर रहे थे। जब बाबर को लगा कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बड़ी ही चालबाजी के माध्यम से यहाँ पे एक खाई खुदवाई, ताकि इधर साइड से भी कवरेज, इधर साइड से कवरेज। अगर 1 लाख सैन्य बल को यहाँ से एंट्री करानी है तो सीक्वेंस से ही हो पाएगा, यानी कि 10-10 हज़ार करके ही जा पाएंगे। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, वहाँ से तोपों की गोलाबारी चालू हुई। और जब जिस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है इब्राहिम लोदी के पास में जो सैन्य बल था वो घुड़सवार थे और हाथी थे, तो जैसे ही गोला बारूदों का पहली बार हाथी फेस कर रहे थे, वो पागल हो गए। जिस तरह से पागल हुए, उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना स्टार्ट किया, और पानीपत के युद्ध में बाबर की इसी कारण की वजह से बहुत अच्छी जीत हुई। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? ठीक है ना, राणा सांगा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बाबर के साथ का था, बिल्कुल था जी, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज चौहान, अकबर, ये पृथ्वीराज चौहान तो गौरी के समय का था, मोहम्मद गौरी।
कुछ लोग बोलते हैं कि गौरी की उसकी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु ऐसे हुई, चंद्रवर दाई बोलते हैं कि मृत्यु ऐसे हुई। मेरे को और उसको दोनों को पकड़ के ले गया वो। फिर वहाँ पे मैंने बताया कि उसकी इसकी पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी। इसकी प्रेम कथा भी संयोगता के साथ में बहुत फेमस है। तो ये तो आप लोगों को पता है जसवंत सिंह। और इनसे हमें क्या है, ये हमारा ऑप्शन ये बी यहाँ पे हम लोग को मिल गया, ऑप्शन बी। इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। साथ मिलान गलत हुआ है, ये वाला तो बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान अकबर के साथ में ये वाला गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों का हिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है वीडियो 1% भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।